हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग सदिश बीजगणित शुरुआत करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद हम 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये चैप्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज इस लेक्चर में हम सब लोग इस चैप्टर के पूरे बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे और लगभग सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो परिचय के रूप में होगा, एग्जाम्पल के साथ भी बताया जाएगा। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा यानी कि इसमें सभी चीज़ें वेक्टर के बारे में बताएंगी और वेक्टर पर हम यहाँ पर गणितीय जो है रूप लगाएंगे, गणितीय प्रयोग लगाएंगे, गणित के जितने भी मेथड होते हैं वो लगाएंगे। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि अच्छा वेक्टर अलजेब्रा आया क्यों। वेक्टर अलजेब्रा जो होती है, हर जैसे हम यहाँ भिटरिया में खड़े हैं तो भिटरिया से 2 किलोमीटर दूर हमको कहीं जाना है, कोई कह दे 2 किलोमीटर दूर, तो 2 किलोमीटर दूर हम पूर्व दिशा में जा सकते हैं। ठीक है, फैजाबाद की ओर, हैदरगढ़ की तरफ, दरियाबाद तरफ, और हम सब लोग बाराबंकी की ओर भी आ सकते हैं। लेकिन उसमें से कौन सी डायरेक्शन है, पोजीशन हमको पता नहीं होती, स्थिति कहाँ पर जाना, ये चीज़ मेन मैटर करता है। तो उसके लिए दिशा होनी जरूरी है, लोकेट करना जरूरी है कि कहाँ पर जाना है हमको। अगर यही चीज़ कह देता 2 किलोमीटर बाराबंकी की ओर, तो हम बाराबंकी की ओर 2 किलोमीटर आते। तो इसीलिए क्या किया गया, वेक्टर अलजेब्रा का लाया गया है यूज यहाँ पर। ठीक है, तो राशियाँ क्या होती हैं, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा, दिशा के आधार पर राशियाँ जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। अदिश राशियाँ इसमें केवल परिमाण बताता है, ये इसमें ऐसी राशि आती है जिस केवल और केवल परिमाण के बारे में बताती, वैल्यूज अपनी देती हैं, बाकी किसी से इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन सदिश राशियाँ परिमाण भी बताती और साथ ही साथ दिशा भी बताती। इनमें वे राशियाँ रखी गई जो परिमाण भी रखती हैं और दिशा भी रखती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, लंबाई कौन सी राशि है, अदिश राशि। घनत्व अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि। ठीक, कार्य, दूरी, चाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे चलते। ठीक, सदिश राशि परिमाण भी होती, दिशा भी बताती है। ये जैसे कहते 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जाएंगे 2 किलोमीटर जाएंगे, परिमाण हो गया 2 किलोमीटर और दिशा हो गई पूर्व की ओर, वो बताएगा क्यों 2 किलोमीटर। दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। कह सकते हैं दिशा जो होती है वैल्यू बदलने के साथ बदलती भी रहती है, इसीलिए कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जो प्रदिश के रूप में आती हैं अदिश के कारण। ठीक है, चलिए सदिश राशियां क्या होती हैं, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। जैसे विस्थापन, दूसरा वेग, त्वरण, ठीक, और साथ ही साथ बल, संवेग, आवेग, ठीक, आदि। इसमें धारा को भी लिख दीजिए, विद्युत धारा। कौन सी धारा, विद्युत। ठीक है, विद्युत धारा में दिशा तो होती, बैटरी के प्लस टर्मिनल से घूमना शुरू करती, बैटरी के माइनस टर्मिनल की ओर। फिर भी ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, जो कि एक्स्ट्रा इसमें होता है, सदिश योग नियम का पालन। ठीक, अब चलिए हम प्रकार के बारे में जाते हैं। हमारा टॉपिक सदिश विश्लेषण है, सदिश बीजगणित है, तो सदिश के बारे में ही देखेंगे। सदिश राशियों के प्रकार क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ के बारे में जो हमारे यूज में आएंगे मैथ में, वही हमने यूज किए। पहला होता है समान सदिश, ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। ये एक मान लिया हमने वेक्टर ए है और दूसरा इतनी ही लंबाई और इसी की ओर दिशा, तो समान सदिश जिनके परिमाण बराबर हों और साथ ही साथ दिशा बराबर, वही होते हैं समान सदिश। हम कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, क्योंकि इन दोनों के परिमाण आपस में क्या है, समान है और साथ ही साथ दिशा समान है। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, पहला परिमाण यानी मान बराबर और दूसरा दिशा, ये 2 चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, असमान या ऋणात्मक सदिश क्या होता है, असमान या ऋणात्मक सदिश, तो यही परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा अलग अलग हो जाए,
एक ऐसा सदिश हमने ये खींच दिया वेक्टर ए, इतनी ही लंबाई का वेक्टर बी खींचेंगे। ऐसा करिए, थोड़ा सा तिरछा खींच दीजिए, आसानी होगी। ऐसे ये हो गया हमारा वेक्टर ए, इतनी ही लंबाई का हम वेक्टर बी खींचेंगे, लेकिन दोनों में अंतर किसका रख देंगे? दिशा का। ठीक, समान सदिश में दिशा समान है, असमान में दिशा अगर विपरीत कर दी जाएगी, परिमाण बराबर लेकिन दिशा विपरीत कर दी जाएगी अलग अलग, तो वो होते हैं असमान या ऋणात्मक सदिश। क्यों कहा गया? इन दोनों के मान आपस में बराबर हैं। बिल्कुल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान आपस में बराबर, बस अंतर किसका है? दिशा का। और प्लस माइनस क्या बताते हैं? दिशा। इसलिए यहाँ पर माइनस का एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया गया। माइनस चिन्ह ये बताता है कि ए और बी की दिशा अलग अलग है, और बराबर का चिन्ह ये बताता है कि दोनों के मान आपस में बराबर है, परिमाण बराबर है। ठीक, शून्य सदिश क्या होता है? जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान हो। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु क्या हो? समान हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे व्यक्त किया जाता है? जीरो के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? वेक्टर। याद रखिए ये क्या है? जीरो, जीरो वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश। जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। एक और तरीका है ए बी वेक्टर, पूरे के ऊपर एक साथ वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, ए है ए। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर। प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु ए है, यानी कि ये कौन सा वेक्टर हुआ? जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। ठीक है, इसे कहते हैं। क्लियर है ना? इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, ये चीज़ याद रखें। इसका प्रयोग हम आगे बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इसके बारे में, त्रिभुज के लिए। ठीक है, अगला है सह प्रारंभिक सदिश, जिसके प्रारंभ है बिंदु समान। जितने भी सदिश खींचो, चाहे जिधर जा रहे हैं, बस शर्त है उनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो? समान। ठीक, सह प्रारंभिक सदिश, साथ साथ प्रारंभ हो रहे हो, ऐसे सदिश जो साथ साथ प्रारंभ हो, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल इतने थे। अब आगे के बारे में चलिए देखते हैं, और भी कौन कौन से सदिश होते वो भी देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्थिति सदिश की। ठीक है, और फिर इसके बाद हम मात्रक सदिश वगैरह सब देखेंगे। स्थिति सदिश क्या होती है? पोजीशन वेक्टर इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अच्छे से समझेंगे। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अगर हम एक निर्देश तंत्र बनाए, क्या बनाए? एक निर्देश तंत्र। ये हो गया हमारा सेंटर, ओरिजिन। क्या हो गया ये हमारा? ओरिजिन ओ, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहां पर एक पॉइंट रखा गया है पी, ए ना नाम दे करके हम क्या नाम देंगे इसको? पी, वेक्टर पी। और यहां पर एक दूसरा है पॉइंट वेक्टर क्यू। ठीक, अब वेक्टर बी की हमको स्थिति बतानी है। कहां पर? ओ पर खड़े होकर के। जब हम ओ पर खड़े होकर के पी को देखेंगे तो इसे कहेंगे ओ के सापेक्ष पी की स्थिति सदिश। क्लियर है? ओ पर खड़े होकर के पी को देखेंगे तो ओ के सापेक्ष पी की स्थिति सदिश। ओ से पी की ओर जा रहे हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा? ओपी वेक्टर, ओ से पी की ओर, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति सदिश। ठीक है। सेकंड, अगर ओ पर खड़े होकर के हम क्यू को देख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? ओ के सापेक्ष क्यू की स्थिति सदिश। जहां से खड़े होंगे वही सापेक्ष बिंदु होता है। कहां पर खड़े हम? ओ पर, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु से खड़े होकर के हम चीजों को देखेंगे तो ये हो गया मूल बिंदु के सापेक्ष। जिसको देखेंगे उसकी स्थिति सदिश। किसको देख रहे हैं? पी को, तो पी की स्थिति सदिश। क्यू को देख रहे हैं तो क्यू की स्थिति सदिश। ठीक है, ऐसे ही ओ
क्यू वेक्टर। अगर हम P से खड़े होकर के Q को देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर। ठीक है। अब हम यहीं से ये विस्थापन, ये स्थिति सदिश, मतलब जहां पर कोई भी एक ऐसी सदिश जहां से हम खड़े होकर के चीजों को ऑब्जर्व करें, देखें, ठीक है, वो होती है स्थिति सदिश। क्लियर। वहीं से सापेक्ष स्थितियां शुरू होती हैं, ये भी कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे विस्थापन सदिश की, किसकी बात करेंगे, विस्थापन सदिश। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, विस्थापन सदिश। ठीक। अभी स्थिति सदिश की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। जैसे ओपी वेक्टर का हमको मान पता है, और ओपी क्योंकि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है तो इसकी कुछ वैल्यू होंगी। हमने मान लिया इसकी वैल्यू क्या है, x1, और ये क्या होगी, y1, क्योंकि क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट निर्देशांक x2, y2। भाई x की तरफ कितना गए, x2, फिर y की तरफ y2, x की तरफ कितना गए, x1 पी के लिए, और फिर y की तरफ कितना गए, y1। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, विस्थापन सदिश निकालना। अर्थात हमको ये तो पता है O से P की ओर स्थिति सदिश कौन बता रहा है, हमने मान लिया R1 वेक्टर। O से Q की ओर स्थिति सदिश कौन बता रहा है, R2 वेक्टर। हमको क्या बताना है, P से Q की ओर कितना विस्थापन है, अर्थात डेल्टा R वेक्टर। क्लियर है। O से P कितना है, R1 पता है, O से Q कितना है, R2 पता है। हमको निकालना है P से Q, कि P से Q दो सदिशों के मध्य विस्थापन सदिश। ठीक है। दो स्थितियों के बीच का अंतर, सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। याद रखिए, P से किधर जा रहे हैं, Q की ओर, तो Q में से Q की स्थिति सदिश से P की स्थिति सदिश घटाएंगे। याद रखिए। ठीक है। ये कैसे आया, यही चीज हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहां से कहां तक चल रहे हैं, इन दिशाओं के बारे में ना देखिए, केवल जो रूल बता रहे हैं वो देखिए। O से P जाएंगे, P से Q जाएंगे, Q से O आएंगे। तो O से P गए सबसे पहले OP वेक्टर, ये चीज नोट करिए, अभी बताएंगे कैसे आया। O से P गए OP वेक्टर, फिर प्लस P से Q आएंगे PQ वेक्टर, प्लस Q से O जाएंगे QO वेक्टर। अभी केवल और केवल दिशा ना देखिए, जो रूल बता रहे हैं वो देखिए। O से P, P से Q, Q से O। अब देखिए, प्रारंभिक बिंदु क्या है, O है। अंतिम बिंदु क्या है, O है। यानी ये कौन सा सदिश हुआ, शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, प्रारंभिक सदिश O है, अंतिम सदिश O है, तो इसका मतलब ये शून्य सदिश हुआ। ठीक। अर्थात इसका परिमाण क्या होता है, 0 होता है। अगर हम बात करेंगे PQ को, तो PQ को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। ठीक है। तो PQ को इधर रखा, अब OP इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और QO इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक। इसका मान कितना होता है, शून्य सदिश। इसका मान क्या होता है, केवल और केवल यूज किया जाता है शून्य सदिश दिखाने के लिए, बाकी इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अब एक चीज और है, अभी हमने बताया था ऋणात्मक सदिश क्या होती है, ऋण सदिश जिसको कहते हैं। अब याद रखिए, अगर हम O से A की ओर जा रहे हैं, O से A की ओर जा रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, OA वेक्टर। ठीक। OA वेक्टर को हम AO वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन O से A जा रहे थे तब OA वेक्टर। दिशा क्या दिखाई गई, O से A के लिए OA वेक्टर। लेकिन अगर हम दिशा बदल दें, विपरीत दिशा में, ये आ रहा है इधर, हम उल्टे डायरेक्शन में जाए, O से A जाए, तो विपरीत सदिश हो जाएगा। देखो, मान परिमाण बराबर आएगा, जितना O से A जाएंगे उतना ही A से O तक आने में आएंगे। ठीक है। लेकिन दोनों की दिशा अलग, ये इधर है, ये दिशा अलग है, तो इसलिए किसका चिन्ह, माइनस का। ठीक। तो आगे देखिए, स्थितियां चेंज करेंगे, O से A जा रहे थे, अब A से O आएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर बात। इसी प्रकार QO को हम क्या लिख सकते हैं, QO वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस का OQ वेक्टर लिख सकते हैं ना। O को आगे, Q को पीछे। स्थितियां अगर चेंज करेंगे तो किसका अंतर आ जाएगा, माइनस का। तो PQ वेक्टर बराबर कितना हो गया,
माइनस का ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, क्यू ओ वेक्टर को माइनस का ओ क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया तो इसको आगे ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर कितना हो गया पी क्यू, ये चीज हो। ठीक है, यही सदिश रूल है त्रिभुज योग का। ठीक है, यही सदिश योग है त्रिभुज योग का। क्लियर? तो अगर हमको विस्थापन सदिश चाहिए, P से Q चाहिए, तो Q में से P वाले को घटाएंगे, Q की स्थिति सदिश से P की स्थिति सदिश घटाए। अगर हमको QP सदिश चाहिए होता, कौन सा सदिश चाहिए होता? QP सदिश, तो लास्ट में कौन है? P। तो P की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। हमको पता है से घटाते किसकी स्थिति सदिश? प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही विस्थापन होता है। अंतिम स्थिति क्या है? P। प्रारंभिक स्थिति क्या था? Q। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति Q है, ये चीज होता है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये होता है विस्थापन सदिश। क्लियर? अब स्थिति सदिश यहां से देखिए, O की स्थिति सदिश कौन दिखा रहा है? OP वेक्टर। OP वेक्टर कौन है? R1। OQ वेक्टर कौन है? R2 वेक्टर। आप चाहें तो यहां पर वैल्यू डाल सकते हैं। OQ कितना है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और PQ कितना माना गया था? डेल्टा R वेक्टर। ठीक, अब देखो P से Q डेल्टा R, Q से P निकालेंगे माइनस का डेल्टा R हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। OP की स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, ये चीज देखिए। तो x1 कामा y1 लिखा है, यानी x अक्ष की ओर इसकी वैल्यू कितनी? x1 प्लस y अक्ष की ओर इसकी वैल्यू कितनी है? y1। क्लियर? x अक्ष की ओर देखिए, x अक्ष की ओर x वाला मान x1, y वाला मान y1। कौन सी राशि? सदिश। परिमाण तो हो गए, x की तरफ x1 गए, y की तरफ y1, लेकिन दिशा, दिशा कौन बताता है? x अक्ष की दिशा कौन बताता है? I कैप। y अक्ष की दिशा कौन बताता है? j कैप। ये बन गया OP वेक्टर। क्लियर है भाई? ठीक। अगर हमको OQ वेक्टर निकालना होता, ध्यान दीजिए, कौन सा? OQ वेक्टर, तब क्या होता? OQ वेक्टर यानी कि ये वाला, इसको हम क्या नाम दे देंगे? R2 वेक्टर नाम दिए है ना। तो क्यों कब मिला? जब x की तरफ देखो कितना गए, x की तरफ कितना गए? x2। ठीक, और फिर y की तरफ कितना गए? y2। तब हमको कौन मिला? q। तो हम क्या करेंगे, इसकी x2 गए, y की तरफ y2 गए। ठीक, x अक्ष की तरफ जा रहे हैं, ये कौन बताता है? I कैप। आई कैप जो होता है वो x अक्ष की डायरेक्शन बताता है, j कैप y अक्ष की डायरेक्शन बताता है, k कैप z अक्ष की डायरेक्शन बताता है, y कैप की डायरेक्शन, y की डायरेक्शन कौन बताता है? j कैप। ये बन गया। ठीक, अगर हमको PQ के मान निकालना होता तो PQ वेक्टर बराबर क्या होता? विस्थापन सदिश है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि Q की स्थिति सदिश, ये फार्मूला होता है, यहीं से आया, अभी हमने ड्राइव कराया, माइनस P की स्थिति सदिश। ठीक है, किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष, हमेशा किसके सापेक्ष? O। कोई नहीं दिया गया तो यानी O के सापेक्ष। तो O के सापेक्ष Q की स्थिति सदिश O के सापेक्ष देखिए कितना है। आप चाहें तो दो तरीका है, R2 माइनस R1 किया गया है, इसके दो तरीके। Q की स्थिति सदिश कितनी आई है? Q की स्थिति सदिश OQ, और OQ वेक्टर का मान कितना आया है? Q की स्थिति सदिश मतलब OQ वेक्टर, P की स्थिति सदिश मतलब OP वेक्टर। दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका OQ OP निकाल लीजिए। OQ कितना है? x2y कैप y2j कैप माइनस P की स्थिति सदिश OP कितना है? देखिए माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस x1i कैप
माइनस y1 j कैप। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, i कैप। बचा क्या, x2 माइनस x1 i कैप प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, y2 माइनस y1 j कैप। ये किसकी स्थिति सदिश हो गई, p की। तो आप चाहे p क्यू वेक्टर की, p क्यू वेक्टर बराबर कितना हो गया, x2 माइनस x1 डेल्टा x होता है, y2 माइनस y1 कितना होता है, डेल्टा y। आप चाहे तो ऐसे भी लिख दीजिए। वैसे ये फिजिक्स का रूल है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है। कौन सा तरीका, यहां पर देखिए। ये सब विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश एक साथ बताए गए। अगर हम पी क्यू वेक्टर निकाल रहे हैं, यानी क्यू में से क्या घटाएंगे, क्यू की स्थिति सदिश से पी को घटाएंगे। पहले किसका घटाते हैं, चाहे जिसका जो घटाइए। इसका देखो, क्यू की स्थिति सदिश कितनी, x2, इसका कितना x1, तो x2 माइनस x1। दिशा कौन बताएगा, i कैप, x की बात हो रही, प्लस इसका क्यू का देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थिति क्यू, क्यू के लिए y का मान कितना है, y2, p का मान कितना, y1, y2 माइनस y1, और वाई एच की डायरेक्शन कौन बताता है, जे का। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लगा दीजिए। अगर दे दिया जाए P के कोऑर्डिनेट हो 2,3, Q के कोऑर्डिनेट हैं 3,4, तब हमको निकालना है P Q वेक्टर। कितना आएगा, Q में से P घटाइए, Q में से P घटाइए, Q में से P, Q कितना है 3 माइनस P कितना है 2, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। ये x वाला है, ये y वाला है, तो i कैप प्लस 4 माइनस 3 y के लिए j कैप। ऐसे k के लिए आता तो k कैप लगाते, ठीक है ना। तीसरा z वाला, तो ये कितना हो जाएगा, i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, j कैप। एक इसका मान हो गया पी क्यू का आंसर। अगर QP कह दिया जाता तो QP वेक्टर, यानी P वाले में से Q वाला घटाओ। P कितना है शुरुआत में 2 माइनस Q कितना है 3, x वाला घटा है i कैप, x की दिशा, P वाला 3 है, y वाला कितना है 4, 3 माइनस 4, और ये y वाला है तो इसलिए j का घटाएंगे, ये माइनस i आ जाएगा, ये माइनस का j आ जाएगा। केवल किसका अंतर है दोनों में, माइनस का। ये होती है स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, ठीक है। ऐसे निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं आगे की चीजों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सदिश देखते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसीलिए इसको हम सबसे लास्ट में करवा रहे हैं। ये कौन सा होता है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो। इसके बारे में हम सब लोग पढ़ चुके हैं। इसका नाम है समरेखीय सदिश। आसान तरीके से बताएंगे, समरेखीय सदिश क्या होते हैं। ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, बस। अब उनका परिमाण चाहे जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। परिमाण बराबर हो चाहे ना हो, दिशा भी बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर बात, दिशा भी बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए बस क्या हो, समांतर। वे सदिश जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, कौन से सदिश कहलाएंगे, समरेखीय सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरेखीय। समरेखीय मतलब स्वयं के भी समांतर हो सकती, कोई भी रेखा स्वयं के भी क्या होती, समांतर, ठीक है। तो एक रेखा खींचो तो ये भी क्या हो जाएगा, समरेखीय, क्योंकि ये खुद के समांतर है, ठीक है। एक ये रेखा, इसी के ऊपर दूसरी, इसी के ऊपर तीसरी, तो सभी समरेखीय हो जाएंगे। दिशा समान हो सकती है, असमान भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेखा की बात करें मतलब रेखा खंड की बात हो रही है, ठीक है, एक रेखा का सेक्शन पार्ट। अगर हम दो सदिश माने, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी। अब यहीं से हम सदिश का निरूपण भी पढ़ रहे हैं। सदिश ए को कैसे लिखेंगे, 3 अक्ष की बात होगी। अब कितने अक्ष की, 3। एक हो गया वाई अक्ष, एक हो गया एक्स अक्ष,
और एक हो गया सामने की ओर जेड एच। अब बहुत से बुक में इसको एक्स वाई जेड ऐसे नाम दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग एक्स वाई पहले से ही ये पढ़े हैं तो इसलिए एक्स वाई इसको नाम देंगे और ये हो गया जेड, ये मूल बिंदु हो जाएगा ओ। कितने हैं, कौन से सदिश, देखो टोटल बता रहे हैं, 3 अच्छे हैं टोटल। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और सामने की ओर जेड अक्ष। देखिए ये कौन सा, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, सामने की ओर जेड अक्ष, सामने की ओर जेड अक्ष, कुछ ऐसा। क्लियर है, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, तीनों एक दूसरे के परस्पर, तो ये भी लंब, ये दोनों भी लंब, ये दोनों भी लंब, एक्स वाई जेड, ये पीछे की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये दाई बाई ओर है। ठीक है, अब एक चीज, एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है, आई कैप, आई कैप जे कैप के कैप है, अभी क्या होती है अभी बताएंगे, और ये कौन है, के कैप। ठीक है, अगर हम यहां से कोई सदिश खींच रहे हैं, उसका नाम दे दिया वेक्टर ए, क्या नाम दे दिए, वेक्टर ए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमने एक कोई तीसरा, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। चलिए चेंज कर देते हैं इसको जेड, पेन जो जैसा था वैसे कर दिए। अब एक तीसरा ले लिया गया, एक तीसरा सदिश लिया गया यहां से, ये कौन सा है, ये अक्ष हो गए एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष की दिशा आई कैप, वाई की दिशा जे कैप, जेड अक्ष की दिशा के कैप, यहां से एक सदिश खींच दिए ऐसे। क्लियर, अब देखिए ये एक्स अक्ष की ओर, देखिए ये सदिश है, ये एक्स अक्ष की ओर यानी कि सामने की ओर भी जा रहा है, ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है, आगे की ओर भी बढ़ रहा है। ठीक है, 3 अक्ष की बात करेंगे, एक्स वाई और जेड। एक्स के साथ जो कोण बनाता उसको अल्फा, वाई के साथ कोण बीटा, जेड के साथ कोण गामा। क्लियर बात, ठीक। तो इसके टोटल कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। पहला, एक्स की तरफ भी मान होगा, एक्स की तरफ दिशा आई कैप, वाई की तरफ दिशा जे कैप, जेड की तरफ दिशा के कैप। हमने मान लिया एक्स की तरफ कितना मान है a1, वाई की तरफ b1, जेड की तरफ c1। ऐसे दूसरा सदिश होगा, एक्स अक्ष की ओर a2, वाई अक्ष की ओर b2 और जेड अक्ष की ओर कितना मान है इसका c2। याद रखिए, एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है, आई कैप, वाई अक्ष की दिशा जे कैप, जेड अक्ष की दिशा के कैप। ठीक है ना भैया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 2 सदिश हमने लिया, एक ए और एक बी। अगर ये ए और बी एक दूसरे के, ए और बी समरेखीय हैं, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आएगा। ठीक है, समरेखीय सदिश होने का प्रतिबंध भी है। एक दूसरा भी, ये सबसे खास, ये 3D में भी यूज होगा। अगर 2 सदिश समरेखीय हैं तो उनके गुणांक, उनके गुणांकों का अनुपात जो आएगा, पहले आई वालों का गुणांक, जे वालों का गुणांक और के वालों का गुणांक, ये समान होता है। ठीक है, हो गया ये समरेखीय सदिश। अब हम आगे चलते हैं, एक मात्रक सदिश बचा है उसके बारे में देखते हैं, वो भी बहुत खास है, 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कौन सा सदिश, मात्रक आब्लिक इकाई आब्लिक आप मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एक और नाम है इसका, मात्रक सदिश एक ऐसा सदिश जिसका मान 1 हो, इकाई सदिश जिसका मान 1 हो। मात्रक सदिश, इकाई सदिश, इसका क्या हो, परिमाण 1 हो। ऐसा सदिश जिन सदिशों के परिमाण क्या हो, 1 हो, 1 मतलब 1, तो उसे क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। इसका प्रतीक क्या है, इसको, इसका प्रतीक जो है, इसको कैप लगा करके व्यक्त करते हैं, देखा होगा, क्या लगा करके, कैप, ऐसे ऊपर कैप लगा दिया जाता है। ठीक, वास्तव में ये बताते क्या है, इनका काम होता है दिशा को बताना। ठीक, जैसे ये आई के ऊपर कैप, जे के ऊपर कैप और यहाँ पर क्या था,
के के ऊपर कैप। तीन आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको बोला जाता है लंब कोणीय। लंब कोणीय क्योंकि ये सभी लंबवत होते हैं, आई जे के तीनों लंबवत होते हैं। एकांक सदिश क्योंकि इनके ऊपर कैप लगा है, कैप लगा तो ये इनका मान कितना होगा, एक। अच्छा, इसका नाम एकांक सदिश भी है। क्या नाम होगा, एकांक सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, एक हो, एकांक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। अब बात समझिए कैसे। अगर कोई दिया गया है दो, दो दिया गया है, दो से भाग कराओ कितना आएगा, एक। सेम यही चीज है। मॉड ए क्या होता है, किसी भी सदिश का मापांक क्या होता है। ठीक, हमने मान लिया वेक्टर ए जो है वो कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तब इसका मापांक कितना होगा, वेक्टर ए का मॉड ऐसे भी लिख दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, मॉड लगाओ। आई वाले का गुणांक कितना है, ए स्क्वायर, बी का गुण जे का गुणांक बी स्क्वायर, और के जेड एच की तरफ कितना जा रहा है, सी स्क्वायर। बस यही होता है इसका मापांक। किसी भी सदिश का मापांक जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अब कौन सा सदिश था, ए कैप अगर हमको निकालना है तो ए कैप बराबर ये मान कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बटे मॉड ए कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया आंसर, और इसका मान भी एक होगा। किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग करा दीजिए, मान एक हो जाएगा। एग्जाम्पल एक देख लीजिए। हमने मान लिया वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, प्लस माइनस कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा। मॉड ऑफ ए कितना होगा, अंडर रूट आई का, आई कितना है 2, जे कितना है 3, के कितना है, चलिए इसको माइनस में कर दीजिए, के कितना है माइनस का 1, स्क्वायर करो। भाई चला तो है -1, चाहे प्लस चाहे माइनस की ओर, अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 तरह की 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 4 14, अंडर रूट 14। अब ए कैप निकालना है तो क्या करेंगे, ए का इसी से इसके मान से भाग करो। ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1 के कैप, और बटे में कितना आया, अंडर रूट 14। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर दो, 2 बटे अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 14 जे कैप माइनस 1 बटे अंडर रूट 14 के कैप। बस ये बन गया हमारा आंसर। अब चाहें तो इसके रूट का मान निकालिए, निकालिए। ए कैप का परिमाण देखिए कितना आएगा, आई का गुणांक कितना है 2 बटे अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर होता है, जे वाले का कितना है 3 बटे अंडर रूट 14, के वाले कितना है माइनस का 1 बटे अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, ये 2 दूनी 4, अंडर रूट 14 यानी 14 बचेगा, 3 तरह की 9 बटे 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 14, एलसीएम लो, नीचे 14, 9 4 13 1 14, कैंसिल आउट 1, कितना आ गया मान 1। ये है, इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अगर ये सदिश माना जाए, ये चीज तो एकदम क्लियर हो गया, आई कैप जे कैप के कैप ये दिशा बताते हैं, इनका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, और एक चीज, आई का आई से गुणा कराएंगे, याद रखिए आई कैप से डॉट प्रोडक्ट, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट, के का के से डॉट प्रोडक्ट वो 1 होता है, और आई का
जे से, जे का के से, के का आई से डॉट प्रोडक्ट वो 0 होता है। कितना होता है? 0। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं दो प्रोडक्ट होते हैं सदिश गुणन में, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और अभी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा। आता है ना? तो हम अभी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जे आई कैप मतलब किसकी डायरेक्शन? एक्स अक्ष। जे कैप मतलब किसकी डायरेक्शन? वाई अक्ष की डायरेक्शन बताता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितने अंश के कोण बना रहे हैं? 90। तो ये हो गया ए। ठीक, इसका मान निकालो। ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा कितना बनेगा? एक्स और वाई के बीच 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान 0। आई का आई के साथ एक्स अक्ष स्वयं के समांतर है। एक्स अक्ष एक्स अक्ष, आई भी एक्स अक्ष, आई भी एक्स अक्ष, दोनों एक्स अक्ष को निरूपित करते। कोण कितना बनेगा? 0 अंश। और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1। डॉट प्रोडक्ट लगा, क्रॉस लगा होता तो कौन आता? साइन। साइन 0 का मान 0 हो जाता, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में हम बता रहे हैं और वो चीज है क्या, सुनिए। यहां पर दिक् अनुपात क्या होता है? दिक् अनुपात। तो अगर कोई एक हमने सदिश लिया, एक सदिश है, एक सदिश ए है जिसके कोऑर्डिनेट ए कामा बी कामा सी, तो इसका मतलब उस सदिश का मान कितना होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ ए बी सी जो है, ए बी और जो सी है, इन्हीं को बोला जाता है दिक् अनुपात। क्या बोला जाता है? दिक् अनुपात। ए बी सी को दिक् अनुपात। जैसे यहाँ पर 2 3 -1 दिक् अनुपात। अब दिक् कोज्या क्या होती है? जिसको दिक् कोसाइन बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन भी बोला जाता है, कोज्या। ठीक है, कॉस को बोला जाता है। क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। ठीक, इसको एल एम एन से भी लिखते हैं। ठीक है ना? जैसे ये ए बी सी जो था दिक् अनुपात था, तो एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा क्या है? वही चीज बताया गया था अभी अभी जब हमने बताया था। क्या बताया था? अभी जब हमने बताया था कि ये हो गया वाई एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और सामने की ओर जेड अक्ष। यहां से एक कोई सदिश खींचेंगे, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ कितना कोण बनाएगा? बीटा, और जेड के साथ कितना कोण बनाएगा? गामा। यही अल्फा बीटा गामा है। एक्स अक्ष से कोण अल्फा, वाई से कोण बीटा, जेड से कोण गामा, ये होता है। ये कौन सा सदिश है? वेक्टर ए। इसका मान कैसे निकाला जाता है? अगर किसी सदिश को, याद रखिए एक सदिश है, हमने यहाँ से वेक्टर ए लिया, इसको हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, अर्थात इसका मान हम कितना लाएंगे? 1 कैप लगाएंगे। तो इसको अलग अलग कर दीजिए। ए के बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, प्लस बी के बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप। हम क्या करेंगे? इसको बांट रहे हैं, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, प्लस सी के बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। तो यही होता है ये एल एम एन। इसी को बोला जाता है, अगर किसी सदिश को हम यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, मात्रक सदिश या इकाई सदिश में चेंज करेंगे, तब आई जे के गुणांक को हम एल एम एन कहते हैं, यल यम और एन। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एल का मान कितना होगा? ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का मान बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का मान कितना हो जाएगा? सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे हम सिद्ध करेंगे इनके जो वर्गों का योग होता है, इनके वर्गों का योग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। चाहे तो आप ये एल के मान
यम के मान, एन के मान, इनके वर्ग करके जोड़ो। ए स्क्वायर बटे रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर बटे रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर बटे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल आउट 1। ये होता है। तो ये होते हैं दिक कोसाइन और दिक अनुपात। ठीक है, ये इतना टोटल है। याद रखिए, फिर से बता रहे हैं, दिक अनुपात कोई भी एक सदिश दे दिया जाएगा तब उसमें आई जे के पूर्णांकों को हम दिक अनुपात कहते हैं। अगर उस सदिश को हम मापांक निकाल करके हम मात्रक सदिश में चेंज कर देंगे तो उसी को कहा जाता है, तब वहां पर आई जे के अनुपात को कहते हैं दिक्कोज्य। मापांक कैसे निकाला जाता है अब ये भी हम लोग जान गए हैं। किसी सदिश को मात्रक सदिश या इकाई सदिश में कैसे चेंज करना, ये लोग भी हम जान गए। दिक अनुपात क्या होता है, दिक कोज्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। ठीक है, दिक कोण बोला जाता है। अल्फा बीटा गामा को क्या बोला जाता है, दिक कोण। इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। दिक कोण क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर कोई सदिश एक्स अक्ष से कोण बनाएगा अल्फा, वाई से जो कोण बनाता है बीटा, और जेड से जो कोण बनाता है गामा, वही है। ठीक है, तो अब हम विभाजन फार्मूला देखेंगे और मध्य बिंदु का फार्मूला क्या आएगा। तो विभाजन सूत्र दो होते हैं, एक अंतः और एक बाह्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बना ले रहे हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जेड अक्ष का वैसे अभी कोई खास यूज नहीं तो इसलिए हम उसको रोक रहे हैं। ये एक रेखाखंड है, कोऑर्डिनेट हो गया ए और बी, चाहे पी क्यों डाल दीजिए। ओ की ए के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने मान लिया ये वेक्टर ए है, और बी की ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर बी। अब एक कोई पॉइंट है यहां पर हमने एज्यूम कर लिया, और पॉइंट पी के हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्या आएगा, यानी स्थिति सदिश बतानी, कोऑर्डिनेट नहीं भैया, स्थिति सदिश बतानी। किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। यानी हमको निकालना क्या है, ओपी वेक्टर। कब, जब पी जो है ए और बी के बीच हो, यानी इसको पी जो है ए बी को m अनुपात n में काटता है, या m1 अनुपात m2 में काटता है, कुछ भी कह दीजिए। तब ओपी वेक्टर कितना होगा, ओपी वेक्टर, जबकि हमको दिया गया ओ ए वेक्टर, दो सदिशों की स्थिति सदिश दी गई है। स्थिति सदिश मतलब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु कौन है, ओ, सदिश कौन है, बिंदु कौन है, ए और बी। तो ओ के सापेक्ष ए की स्थिति सदिश, ओ के सापेक्ष बी की स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष कोई भी चीज ले लो वो स्थिति सदिश आएगा। ओ बी वेक्टर कितना हो गया, वेक्टर बी। हमको ओपी निकालना है, तब इसका जो फार्मूला आएगा, जबकि ओपी क्या कर रहा है, ए बी को m अनुपात n में काटता है। ठीक, वैसे तो पढ़ चुके हो m2 x m1 x2 प्लस m1 x1, रुक जाइए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बस यहाँ पर क्या है, m1 की जगह पर क्या लेना है, m1 की जगह पर m और m2 की जगह पर n। x2 मतलब दूसरे की स्थिति सदिश, यानी अगर m लिया तो b लेंगे, a लिया n लिया तो a लेंगे, बस यही चीज करना है। तो m के साथ m1 यानी m के साथ क्या लेंगे, x2 पॉइंट b है ना, स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर बी, प्लस इंटरनल है अंतः विभाजन, प्लस m2 की जगह पर कौन है, n, x1, ये हो गया x1 y1 x2 y2। x1 की स्थिति सदिश कौन है, x1 यानी एक, और बटे m प्लस n। ये बन गया आपका फार्मूला ओपी वेक्टर का। ठीक, अब यही चीज अगर बाह्य विभाजन के लिए होता, कौन सा विभाजन, बाह्य, ये ए है, बी है, और ये हो गया मूल बिंदु।
अब की बार बिंदु P क्या है, बाहर विभाजन है ना। बिंदु P ए बी को ये बिंदु P दो भागों में बांट रहा, एक तो ये AP और दूसरा ये BP। BP N है और AP कितना है M। ठीक, ये कितना है N। अब P के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, OP वेक्टर हमको बताना है, जबकि B की स्थिति सदिश B है और A की स्थिति सदिश A है। तब OP वेक्टर कितना हो जाएगा, ये सेकंड है बाह्य विभाजन। कौन सा है, बाह्य विभाजन। बिंदु P जो है AB को बाहर से विभाजित करे, पहला AP और दूसरा BP। ठीक, सेम वही रूल। बाह्य विभाजन में क्या होगा, बीच में केवल माइनस डाल दीजिए, तो M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपान M माइनस N, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर AB के बीच में मिड पॉइंट पर कौन आ जाए, बिंदु P, तब बिंदु P की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, A की स्थिति सदिश OA हमको दिया गया है, वेक्टर A है। B की स्थिति सदिश OB हमको दिया गया है, वेक्टर B। तब OP निकालना है, ये कितना आ जाएगा, OA प्लस, इसी में रखेंगे आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये OB बटा 2, मिड पॉइंट है ना, बटा 2, तो OA वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटा 2 कर दीजिए, ये OP वेक्टर हो जाएगा। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है, अगर A और B के बीच P आ जाए। क्यों आ जाएगा, तो Q की स्थिति सदिश हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल हो गए इसके फार्मूले। अब हम सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, बस इतना ही है इस एक्सरसाइज के लिए, और आगे की एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं, ABCD एक चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर बराबर 2BA वेक्टर होगा। ठीक है, त्रिभुज योग नियम क्या है, अभी हमने बता दिया था, और इसके गुण क्या होते हैं। तो अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक, ABC, ये क्या हो गया, ABC। त्रिभुज नियम क्या कहता है, त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है, वैसे हम शून्य नियम से, शून्य सदिश से समझेंगे। ठीक, रूल क्या है, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम A से स्टार्ट करें, B से स्टार्ट करें, C से स्टार्ट करिए। चलिए हम B से स्टार्ट कर रहे हैं। B से C की ओर गए, BC वेक्टर, प्लस C से A की ओर आए, CA वेक्टर हो जाएगा, प्लस A से किधर गए, B की ओर, AB वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। क्यों, प्रारंभिक बिंदु भी B है, अंतिम बिंदु भी B है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होते हैं, तो इसको शून्य सदिश बोला जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हमको इसमें से कोई एक सदिश का मान चाहिए, वैसे एक चीज और है, यहां पर BC में CA जोड़िए, BC वेक्टर में CA वेक्टर जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, यहां से C, यहां पर प्रारंभ में C, ये हट जाएंगे, इधर B, इधर का पहला, इधर का लास्ट, यहां से B C पर खत्म हुआ, अगला C से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BA वेक्टर, ऐसा होता है। ठीक, तो यहां से देखिए BC में CA जोड़िए तो CC हट जाएगा, BA, और BA वेक्टर आया ये, और ये प्लस का क्या है, AB वेक्टर। BA वेक्टर को क्या लिखेंगे, A को आगे B को पीछे कर दीजिए, परिमाण उतना ही, बस दिशा बदलेगी। अभी B से A जा रहे थे, अब A से B, और प्लस का कितना आ गया, 0, AB, ये खत्म, कितना बचा, 0 वेक्टर। आया कि नहीं आया, यही चीज करना है। ठीक, यही चीज करना है। अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष मान लें, चलिए एक पॉइंट O है, यहां पर पॉइंट B है, यहां पर चलिए B ही करिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आगे B और A का है।
एक त्रिभुज बना दीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए, चाहे जहां से जाइए। ओ से ए चलिए, ओ से ए जा रहे हैं, फिर ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से ओ आ जाइए। तीर चाहे जिधर लगा हो हमसे कोई मतलब नहीं है, रूल हमारा यही है। जीरो वेक्टर आएगा, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु ओ है तो ये शून्य सदिश होगा। क्लियर बात? तीर चाहे जिधर लगे हमसे कोई मतलब नहीं, रूल हमारा यही है। अगर हमको ए बी वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, इससे कई सारे हम रूल निकाल सकते हैं। अगर हमको ए बी वेक्टर चाहिए तो बी ओ को इधर भेजिए माइनस, और ओ ए इधर आएगा तो माइनस। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ को आगे बी को पीछे, ओ आगे हो गया बी पीछे, ओ आगे बी पीछे। अभी हमने बताया था ऋणात्मक सदिश, अगर ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है तो इन दोनों के मान तो बराबर होते हैं, बराबर है, लेकिन इस वाले वेक्टर ए की दिशा इस वाले वेक्टर ए की दिशा अलग अलग है। तो हम ये कहते हैं वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए। माइनस बताता है दिशा अलग है। ओ से बी गए, बी से ओ गए, अब ओ से बी जा रहे हो, उल्टा डायरेक्शन, माइनस ओ ए वेक्टर। चित्र मत देखिए, इधर देखिए, माइनस माइनस प्लस, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, ए बी वेक्टर। ये पहला रूल निकला विस्थापन सदिश वाला। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, दूसरा क्या निकाल सकते हैं, ओ ए वेक्टर का मान, ओ ए वेक्टर का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये इधर जाएगा, इसको इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये बी ओ भी किसका हो जाएगा, माइनस का। बी को आगे ए को पीछे के दिए ताकि ये प्लस का हो जाए, माइनस का बी ओ वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ ए वेक्टर। काम खत्म, ये भी पता चल गया। अब की बार क्या करेंगे, बी ओ को एक तरफ, इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे। सामने शून्य है ना, शून्य सदिश मतलब परिमाण शून्य होगा। ये होता है सदिश योग नियम त्रिभुज के, और साथ ही साथ ऐसे चतुर्भुज के लिए आएंगे, बहुभुज के लिए आएंगे। यही चीज जहां से शुरू करो वहीं पर आ जाओ, विस्थापन जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब वो शून्य सदिश हो जाएगा। इसमें देखिए एलएचएस लेंगे, एलएचएस हमारा क्या है, बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। चतुर्भुज बनाइए चाहे नहीं, ऐसे आ जाएगा आंसर। लाना क्या है, बी ए, तो बी ए को छुइए मत, बी ए को ऐसे लिखा रहने दीजिए, यही लाना है, प्लस इसमें देखिए ये कहाँ से खत्म हो रहा है, सी पर खत्म हो रहा है, प्रारंभ ये कहाँ पर हो रहा है, सी से। बीसी में सी डी जोड़िए, बीसी में सी डी जोड़िए, कितना आ जाएगा, बी डी आएगा कि नहीं आएगा, भाई बीसी में सी डी जोड़िए, ये बीसी हो गया, बी सी में सी डी जोड़िए, कितना हो जाएगा, बी डी। तो इसका ये सब खत्म हो जाता है, याद रखिए। वैसे यहाँ पर नंबर काटिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ खत्म हो जाएगा, लास्ट पहला खत्म, कौन बचा, बी और डी, बी डी वेक्टर, और आगे कौन लिखा है, डी ए वेक्टर। अब देखिए बी डी में डी ए जोड़िए, डी डी खत्म, कौन बचेगा, बी ए। याद रखिए जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू कौन हो रहा है, डी पर खत्म, डी से शुरू हो रहा है, ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ने का रूल यही है। बी और बी ए कितना हो जाएगा, 2 बी ए वेक्टर बराबर आर एच एस, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिशा पर ध्यान न दीजिए, जो है उस पर ध्यान दीजिए, वो बाद में देखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एडी वेक्टर याद कीजिए, हमको एडी वेक्टर चाहिए। क्या दिया गया है, ऐसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एडी वेक्टर हमको निकालना है, जबकि ए बी वेक्टर दिया गया है, बी सी वेक्टर दिया गया है, सी डी सी और सी डी वेक्टर दिया गया है। रूल क्या है, रूल क्या है शून्य नियम का, जहां से जोड़ना शुरू करो वहीं पर आ जाओ। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर।
अभी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, बराबर कितना आ जाएगा 0 वेक्टर। क्यों? ए से शुरू की, ए पर खत्म, शून्य सदिश। ए बी वेक्टर कितना है? वेक्टर ए। बी सी वेक्टर कितना है? वेक्टर बी। सी डी वेक्टर कितना है? वेक्टर सी। अब देखिए डी ए प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और शून्य सदिश उसमें जोड़ेंगे तो भाई वही आएगा। भाई जी वेक्टर ए प्लस 0 वेक्टर जोड़ोगे कितना आएगा? वेक्टर ए। या माइनस ए में जोड़िए, माइनस वेक्टर ए आ जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं, शून्य सदिश यानी कोई मतलब नहीं, बस केवल हाँ शून्य सदिश होता है, ये चीज याद रखिए। अब एक चीज और, डी ए को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का ए डी लिख सकते हैं। डी ए को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का ए डी वेक्टर। यही तो विपरीत सदिश है, डी से ए जा रहे थे, ठीक। अब तुम कहां से आओगे? ए से डी जा रहे थे, डी से ए, डी से ए आ रहे थे, हमको क्या चाहिए? ए से डी, ए से डी। याद रखिए डी ए वेक्टर जितना है उतना ही ए डी वेक्टर आएगा। अभी तक इसमें डी से ए जा रहे थे, इसमें किस में जा रहे हो? ए से डी। दिशा का अंतर है तो चिन्ह क्या हो जाएगा आगे? माइनस। आगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया हमारा? ए डी वेक्टर। बराबर कितना आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक नहीं वैसे यही यूज होगा प्रॉपर। अब ए से कहाँ बच जाना हमको? डी। ए से डी तक जाने में टोटल कितने रास्ते? 2। पहला सीधा ए से डी पहुंचने में, दूसरा क्या है? ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ, इतना लंबा जाओ। इसको जोड़िए, ए से बी, ए से बी, बी बी हट जाएगा, ए सी बचा, ए सी में सी डी जोड़िए, ए सी में सी डी जोड़िए, ए डी ही तो आएगा। अरे ए सी ये बना, ए सी सी डी, सी हट जाएगा, ए डी बचा कि नहीं बचा? 2 रास्ते हैं डी पर पहुंचने के। कितने रास्ते? 2। एक तो ये पूरा घूम करके जाओ, एक सीधा। अभी यहाँ पर आया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर माइनस डी यानी कि प्लस ए डी, अभी आया था देखिए सॉल्व होकर के। तो 2 रूल हैं, ए बी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बन गया इसका आंसर। ऐसे भी ये कर सकते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, निकालना क्या है? ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का योगफल। ये एक त्रिभुज ए बी सी, चलिए ए बी वेक्टर एक ऐसे ही देख लीजिए, प्लस बी सी वेक्टर बराबर बी से बी खत्म, बी पर खत्म, बी से शुरू, कितना आएगा? जोड़ेंगे तो ए सी वेक्टर आ जाएगा। या फिर यही पर देख लीजिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जोड़ करके क्या हो जाएगा? ए सी वेक्टर। यही है। या तो तुमको कहाँ क्या निकालना है? ए से बी जाइए चले गए, बी से सी जाइए चले गए, इन दोनों का योग, चाहे डायरेक्ट ए से सी चले जाइए, बात तो वही हुई ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 करो, सी ए बराबर 0 यानी बराबर में इधर आएगा माइनस सी ए बराबर 0, तो माइनस सी ए को सी ए लिख सकते, ए सी लिख सकते हैं। अरे भैया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, हमको दिशा से कोई मतलब नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहां शुरू किए वहीं पर आगे कौन सा सदिश? शून्य सदिश। सी ए का उल्टा ए सी, सी ए इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, शून्य सदिश से घटाएंगे यही आएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यही तो मान हमको चाहिए। इसको एक तरफ, सी ए को क्या लिख सकते हैं? ए को आगे सी को पीछे, एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये माइनस ए सी हो जाएगा, और ये माइनस ए माइनस प्लस ए सी वेक्टर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी बराबर शायद वेक्टर बी होना चाहिए, ठीक। हमको निकालना है बी ए। वाह भाई वाह,
बी ए वेक्टर अभी हमने बताया था। ये हो गई पहली स्थिति, ये अंतिम स्थिति। अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही तो बताया गया था। अंतिम माइनस प्रारंभिक, ए की स्थिति सदिश से बी की स्थिति सदिश घटाइए। ए की स्थिति सदिश क्या, वेक्टर ए, बी की स्थिति सदिश वेक्टर बी, ये हो जाएगा बी ए। अगर कहता ए बी तो बी से ए वाला घटाते, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है बी, ओ ए कितना है ए, अंतर कितना आया दोनों में, माइनस का। देखिए यहां माइनस कॉमन लीजिए, ए माइनस बी बचेगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक चतुर्भुज दिया गया है, क्या है, ओ ए बी सी। ओ ए का मान डी, ए बी का मान ए, बी सी का मान बी, और ये कितना है सी। हमको ओ ए प्लस ओ बी का मान निकालना है, ओ ए प्लस ओ बी निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है ना। ओ ए प्लस ओ बी, क्लियर। चलिए ओ ए लिखा रहने दीजिए, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी में ध्यान से देखिए, ओ से हमको बी पर पहुंचना है, ओ बी की वैल्यू चाहिए। दो रास्ते हैं, पहला ओ से बी चले गए, दूसरा ओ से ए जाएंगे, फिर ए से कहा जाएंगे बी। ओ से ए जाएंगे, फिर ए से कहा जाएंगे बी, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ओ बी का मान कितना आया है, ओ ए प्लस ए बी। सॉल्व कर लीजिए, ओ ए कितना हो जाएगा, 2OA और प्लस ए बी वेक्टर। अब भैया ओ ए कितना दिया गया है, ओ ए दिया गया है डी, तो 2 लगा है आगे, 2 ओ ए का मान डी प्लस ए बी कितना आया हमारे पास ए, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, 2D प्लस ए। ये एक तरीका है, 2D प्लस ए। क्लियर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर कौन बचे हैं, 6 के आगे से 5 नंबर तो कंप्लीट हो गए। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते, बहुत लॉन्ग वीडियो बन चुका है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 शॉट में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।